नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व को करीब से जानने वाले हैं जिनकी छाप हर किसी के दिल पर है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता की जिन्हें हम उनके प्रखर और फौलादी नेतृत्व के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन साथ ही उनका कोमल हृदय और उनकी कविताएं भी उतनी ही मशहूर हैं। ये पूरी चर्चा ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों पर आधारित है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके इस बेहद गहरे और विचारशील कोट के साथ। शिक्षा अपने सही अर्थों में स्वयं की खोज की प्रक्रिया है। यह अपनी प्रतिमा गढ़ने की कला है। कितनी गहरी बात है ना? ये सिर्फ एक राजनेता के शब्द नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक विचारक के शब्द हैं जिन्होंने ताउम्र खुद को और इस देश को गढ़ने का काम किया। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा से लेकर उनके राजनीतिक सफर, उनके व्यक्तिगत जीवन, प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल, पोखरण के ऐतिहासिक फैसले और आखिर में उनके भीतर छिपे एक कवि को करीब से समझेंगे। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई में वो कितने होशियार थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों ही भाषाओं में 75% से ज्यादा अंक हासिल किए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें सिर्फ 18 साल से भी कम उम्र में 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। ये देश के लिए उनके शुरुआती जज्बे को साफ दिखाता है। अब उनके कॉलेज के दिनों का एक बहुत ही दिलचस्प और प्यारा सा किस्सा सुनिए। जब उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से कानून यानी लॉ की पढ़ाई करने का मन बनाया, तो उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी ने भी उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। आप यकीन मानेंगे, पिता और पुत्र दोनों ना सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ते थे, बल्कि उन्होंने हॉस्टल का एक ही कमरा भी शेयर किया था। ये उनके बीच के एक बेहद खास रिश्ते को दर्शाता है। चलिए अब रुख करते हैं उनके उस राजनीतिक सफर का जिसने इतिहास रच दिया। साल 1957। ये वो साल था जब उन्होंने बलरामपुर से अपनी पहली लोकसभा जीत दर्ज की। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसने उन्हें भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा का सफर तय किया। सच में ये एक बेमिसाल रिकॉर्ड है। और उनके उस ऐतिहासिक भाषण को कौन भूल सकता है। 1977 में बतौर विदेश मंत्री वे पहले ऐसे भारतीय अधिकारी बने जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पूरी तरह से हिंदी में अपना भाषण दिया। अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति उनका ये गौरव और उनका ये कूटनीतिक अंदाज दुनिया भर में छा गया था। उनके इस विशाल सार्वजनिक जीवन के पीछे एक बहुत ही शांत व्यक्तिगत जीवन भी था। आइए उसे देखते हैं। इन पुराने नोट्स को देखकर उनके व्यक्तिगत जीवन के बड़े फैसलों का पता चलता है। एक समर्पित संघ प्रचारक के रूप में उनका कमिटमेंट इतना पक्का था कि उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनका कोई परिवार नहीं था। उन्होंने नमिता नाम की एक बच्ची को गोद लिया और एक बहुत ही खुशहाल और स्नेह से भरा पारिवारिक जीवन बिताया। अब आते हैं उनके जीवन के उस पड़ाव पर जब उन्होंने देश की कमान संभाली। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल। उनकी राजनीतिक यात्रा असल में धैर्य और कभी हार न मानने वाली जिद का दूसरा नाम है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मई 1996 में उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली। फिर 1998 में वो 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो रुके नहीं और आखिरकार 1999 से 2004 तक उन्होंने अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस तरह वो अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पास देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा विजन था, जिसे आप इन अभिलेखों में देख सकते हैं। शांति की पहल करते हुए दिल्ली से लाहौर तक सदाए सरहद बस सेवा शुरू करना हो, या फिर पूरे देश को जोड़ने वाली विशाल स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, उन्होंने सच में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदल कर रख दी। और अब बात उनके कार्यकाल के सबसे बड़े और सबसे साहसिक कदम की, पोखरण। यहां आप सबसे एक सीधा सवाल है, क्या आपको याद है कि मई 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसने रातों रात पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया था? एक ऐसा फैसला जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। जी हां, वो फैसला था पोखरण परमाणु परीक्षण। 11 और 13 मई 1998 को दुनिया की नजरों से बचकर 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। इस एक निडर फैसले ने रातों रात दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब एक परमाणु संपन्न शक्ति है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाया गया ये एक बहुत ही मजबूत और कड़ा कदम था। लेकिन इस कड़े फैसले के पीछे उनकी सोच क्या थी, ये बात उनके इस कोट से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था, पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रगटीकरण के लिए नहीं था। हमारी नीति है कि न्यूनतम अवरोध होना चाहिए। यानी ये कोई आक्रामकता या दुनिया को डराने के लिए नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से आत्मरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था। इतने सख्त फैसलों वाले नेता के भीतर एक बहुत ही अलग इंसान भी बसता था, एक कवि। फौलादी इरादों के पीछे उनका दिल बहुत ही संवेदनशील था। साहित्य और कविता का ये हुनर उन्हें उनके पिता से विरासत में मिला था। उनके लिए कविताएं महज शब्द नहीं थे। वो मानते थे कि कविता जीवन के संघर्षों में हार मानना नहीं, बल्कि जीत का ऐलान करना है। उनकी मशहूर कविताओं की किताब अमर आग है उनके इसी शांत लेकिन विद्रोही स्वभाव को दिखाती है। उन्हें प्रकृति से भी बेहद प्यार था। खासकर हिमाचल के पहाड़ों और मनाली की शांत वादियों में वक्त बिताना उन्हें बहुत सुकून देता था। राजनीति के भारी शोर शराबे के बीच शायद ये कविताएं और प्रकृति ही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का असली स्रोत थे। एक नेता, दार्शनिक और कवि के रूप में उनकी उपलब्धियां हमेशा याद रखी जाएंगी। 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला और 2015 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी बातें और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको उनके इस बहुत ही गहरे और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले विचार के साथ छोड़े जा रहा हूं। आप मित्र तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। जरा सोचिएगा इस बारे में। यह सिर्फ कूटनीति के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आम जिंदगी और आज की दुनिया की कूटनीति दोनों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आपको क्या लगता है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसी ही गहरी बातों पर विचार करते रहिए।